हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे हम लोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार के बारे में, राइट? उसको लिखे नहीं थे, लिख लीजिए। पहला लिखिए बाजार अर्थव्यवस्था। एक्सप्लेनेशन लिखवा लिए थे तीनों का एक्सप्लेनेशन लिखवाए थे, लिखे? हाँ, लिखवा तो दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज विश्व के विभिन्न देशों में आप जाइए, जाने की जरूरत नहीं है। तो जाकर नहीं स्टडी करना है, यहीं से स्टडी कर लेना है। आप अमेरिका जाइए, ब्रिटेन जाइए, रूस जाइए, चीन जाइए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं बाजार अर्थव्यवस्था की, तो अमेरिका भी पूरी तरह से बाजार अर्थव्यवस्था नहीं है। कोई भी देश हो, वहाँ पर सरकार बाजार को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकती है। कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे होते हैं कुछ ऐसे सोशल इश्यूज होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, जिन पर सरकार को हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। तो सैद्धांतिक रूप से हम लोग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट होगी, मतलब बाजार, मार्केट इकोनॉमी, या फिर ये हो जाएगी आपको नॉन मार्केट, या फिर इसको बोलते हैं स्टेट इकोनॉमी। मेजर क्लासिफिकेशन ही है। या तो बाजार पूरी तरह से निजी क्षेत्र के अधीन आ जाएगा, या पूरा सरकार का नियंत्रण होगा। एक समय ऐसा ही था, एक तरफ अमेरिका पूरा बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ सोवियत संघ। सोवियत संघ में सब कुछ सरकारी होता था। एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए 1929 में ग्रेट वॉल डिप्रेशन आया, महान आर्थिक मंदी, पूरे विश्व में मंदी छा गई। सामान बना हुआ है, बिक नहीं रहा है, मंदी उसको कहते हैं। तब जॉन मैनार्ड किन्स, ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं, किन्स का नाम सुने होंगे आप लोग। इसमें किन का इकोनॉमिक्स है, थोड़ा हाथ उठाइए तो। अर्थशास्त्र से किन ने अर्थशास्त्र पढ़ा है? कोई नहीं। ब्रिटेन के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं किन्स। ब्रिटेन में दो ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा प्रतिष्ठा है, एक शेक्सपियर और दूसरा किन्स। तो किन्स ने कहा कि नहीं, बाजार अर्थव्यवस्था फेल कर चुका है।
जो लेसेस फेयर इकोनॉमी है, लेसेस फेयर मतलब जिसमें बाजार को स्वतंत्र छोड़ देती है, राज्य अपना सारा नियंत्रण हटा लेती है। किन्स ने कहा नहीं, ज़रूरत है। जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका में उसमें सुधार की ज़रूरत है। तब किन्स ने बोला कि नहीं, सरकार को कुछ क्षेत्र में तो जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। और वहीं से मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट आया। मतलब एक तरह निजी क्षेत्र भी हो, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का भी कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण, स्वामित्व, ओनरशिप, कंट्रोल होना चाहिए। किसी को दिक्कत हो रही है समझने में जो हम पढ़ा रहे हैं? किन्हीं को कोई दिक्कत हो रही है? जी लिख ही रहे हैं, नॉन मार्केट लिख ही दिए, स्टेट इकोनॉमी लिखे, मार्केट इकोनॉमी लिखे। हम बिल्कुल, हम तो बाइलिंगुअल रहते हैं, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। हमारे संस्थान में भी हमारा यही स्टाइल है और बहुत अनुभव हो गया। 32 साल पढ़ा लिए, हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, हज़ारों हजार, और बहुत सफल रहे। एक समय तो ऐसा था कि एक ही नाम होता था। आज भी अगर आप सर्वे कीजिएगा तो सर्वश्रेष्ठ संस्थान कोचिंग सिविल सर्विस के लिए तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है 10 में से 9 लोग बोलेंगे कि वहीं चले जाओ। पता नहीं आप मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आज भी जबकि आज तो बाजार अर्थव्यवस्था है, इसमें 1,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए, ऑनलाइन आ गया। ऐसे डंडा लेके बजा रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, उसको लाख भी हुआ जा रहा है, क्योंकि वहाँ वो खाली हंसी करा रहा है, मजाक करा रहा है, एंटरटेन कर रहा है आपको। आप बहुत खुश हैं और गहराई में जाके नहीं पढ़ा रहा है। और जब तक आप गहराई में नहीं पढ़िएगा सिविल सर्विस नहीं पास कीजिएगा, बता दे रहे हैं। सिविल सर्विस में अगर आपको पास करना है तो सुपरफिशियल स्टडी, जो लोग मेंस दिए उनको पता है कि सती अध्ययन से नहीं होगा। हम आपको एकदम तैयार कर देंगे मेंस के लिए, पीटी तो छोड़ दीजिए। और मेरा खुद का मीडियम अंग्रेजी है, हम सारा मेरा जो सोर्स होता है वो सब अंग्रेजी में होता है, हम उसको हिंदी में अनुवाद करके बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी भी देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये तो मेरा नोट्स है जो हिंदी में लिखवाया हुआ है। देखिए ये सोर्स क्या है, ये सोर्स क्या है, देखिए हिंदी हम पढ़ते ही नहीं है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते हिंदी भी समझने लगे हैं, बताने लगे हैं, बच्चों को लिखवाते हैं, उससे बच्चा पास भी करता है, नोट्स हिंदी में होता है। आगे बढ़ते हैं, सारे टर्म्स मिलेंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो किन्स ने कहा कि नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाजार पर नियंत्रण हटा दीजिएगा सरकार का तो अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। तो किन्स ने बोला कि नहीं, राज्य का या सरकार का कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट कंट्रोल होना चाहिए बाजार पर। और वहीं से मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट आया। अब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, कब से कब तक हुआ है हिस्ट्री वाले टीचर आपको बताए होंगे, शायद 39 से 45 कुछ ऐसा था पीरियड। हम इतिहास का आदमी नहीं है, लेकिन यही पीरियड रहा होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे देश ऐसे थे जो ब्रिटेन के शासन से मुक्त हो गए, उसमें भारत भी था, औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हो गए। बहुत गर्मी है सानी जी, बहुत गर्मी है। लाइन कटा हुआ है ना, उसको मत चलाइएगा, वो तो आवाज़ कर रहा था कल। हाँ, ब्लास्ट कर जाएगा तो खतरनाक है। हाँ, हम लोग हालांकि दूर हैं, कुछ लगा ऐसा कि कुछ टूट कर गिर रहा है। हाँ, कांच की आवाज़, वो जल गया आपका। सरकारी ऐसा ही होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका
दक्षिणी अमेरिका के बहुत सारे ऐसे देश थे जो ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हुआ, भारत भी आज़ाद हुआ 1947 में। बहुत सारे ऐसे देश थे जहां ब्रिटेन छोड़कर चला गया। तो जैसे भारत, तो ये जितने भी देश हैं एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन के शासन से स्वतंत्र हुए, इन सभी देशों को ही हम लोग कलेक्टिवली सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? तीसरी दुनिया के देश। इन्हीं को बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री और इन्हीं को बोलते हैं डेवलपिंग नेशन। जानना चाहिए, ऐसे ही देशों को क्या बोलते हैं? विकासशील देश। जैसे भारत, क्या है? भारत एक विकासशील देश है। इंडिया इज ए डेवलपिंग नेशन। अब ये जो विकासशील देश थे, मतलब पूरा दुनिया जो था 3 वर्ल्ड में बटा हुआ था। हम बता दे रहे हैं, बेसिक्स क्लियर होगा, सब क्लियर होगा। बेसिक्स नहीं जानिएगा, रट करके सिविल सर्विस नहीं होगा। सिलेबस इज टू लार्ज। और जिस क्वेश्चन को आप रटिएगा क्या वो वैसे ही आ जाएगा क्या? ये 3 फर्स्ट वर्ल्ड, इसमें कौन कौन आ जाएगा? यूएसए और इसके जो, हाँ, पहला क्लास आज, कल थे आप मेरे क्लास में? कल थे? नहीं, वो नहीं आई। फर्स्ट वर्ल्ड, अमेरिका और इसके जो, मतलब क्या बोलेंगे, संबद्ध, इसके साथ जो अलाइड थे, जुड़े हुए देश। और एंड दिखाई हुआ है इट्स अलाइड कैपिटलिस्ट कंट्रीज। अमेरिका इससे जो जुड़े हुए थे पूंजीवादी देश, इसमें पूरा आ जाएगा आपका वेस्टर्न यूरोप। अमेरिका और पूरा का पूरा वेस्ट यूरोप, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब क्या है? पश्चिमी यूरोप है। मैप में आप देख सकते हैं। और ये सारे देश क्या थे? पूंजीवादी देश, जहाँ सब कुछ निजी क्षेत्र में था। आज आप देखिए बड़ा बड़ा अस्पताल क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर है, निजी व्यक्ति के हाथों में है, खूब पैसा कमा रहा है। उसका काम आपका वेलफेयर करना नहीं है, आपको लूटेगा, क्योंकि पूंजीवाद है, पूंजी बनाना है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, कल्याण नहीं, वेलफेयर नहीं। तो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जितने पूंजीवादी देश थे, वो फर्स्ट वर्ल्ड, दे कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट वर्ल्ड। क्लियर है? अब सेकेंड वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड में आपको यूएसएसआर, एक समय यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोला जाता था, सोवियत संघ। आप लोग को जन्म भी नहीं हुआ होगा, हमको लगता है आप लोग सब 1991 के आसपास या उसके बाद के होंगे। चौबीस साल इधर और 9 साल उधर, 24 और 9 33 साल, उतना एज नहीं हुआ आप लोग का। तो आप लोग 91 मॉडल के बाद का मॉडल है, 91 के बाद का मॉडल है आप लोग सब। हमको लगता है सारे लोग का बर्थ, डेट ऑफ बर्थ 1991 के बाद का है। एम आई राइट? अगर कोई होएगा तो छुपा भी लीजिएगा, नहीं बताना चाहिए। तो 1991 में तो सोवियत संघ खत्म हो चुका था।
सोवियत संघ का विघटन हो चुका, जो छोटे छोटे कंट्री मिलकर के सोवियत संघ बनाए थे वो सब अलग अलग हो गए। आज उसी में यूक्रेन है जिससे लड़ाई चलते रहता है, चेचेनिया, यूक्रेन, ठीक है, कजाकिस्तान, अजरबैजान, हाँ 15। तो सोवियत संघ भी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री था, ये अत्यधिक औद्योगिकृत देश थे। सोवियत संघ का टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर था, लेकिन अंतर क्या था, यहाँ पूंजीवाद नहीं था, यहाँ साम्यवाद था। ये सब देश क्या थे, साम्यवादी। जी साम्यवाद, हाँ साम्यवाद, समाजवाद। सेकेंड वर्ल्ड, यूएसएसआर एंड इट्स अलाइड कंट्रीज, ये सब क्या थे, ये पूंजीवादी नहीं थे, ये क्या थे, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट। हिंदी में अगर बोले तो साम्यवादी, समाजवादी। क्या हो गया? अब साम्यवाद और समाजवाद में क्या होता है? पूंजीवाद में क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड में क्या था कि अर्थव्यवस्था पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण, सब कुछ प्राइवेट। साम्यवाद या समाजवाद में क्या था? सब कुछ सरकारी, एवरीथिंग ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। होटल भी सरकारी होगा, ट्रांसपोर्ट भी सरकारी होगा, खेती भी सरकारी होगा। मतलब इसमें क्या होता है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसमें निजी संपत्ति का कहीं कंसेप्ट नहीं था। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई निजी संपत्ति नहीं। और ये जो यूएसएसआर था, इसके साथ जो एलाइड कंट्री थे, इससे संबंधित देश, वो ईस्ट यूरोप के देश थे, सब साम्यवादी। यूगोस्लावाकिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, तो ये कौन थे? ईस्ट यूरोप के कंट्री। ईस्ट यूरोप पूरा साम्यवाद था, वेस्ट यूरोप पूरा पूंजीवाद था, और वो अमेरिका के साथ लटका हुआ था, ये सोवियत संघ के साथ। इसीलिए 1958 में जब HEC की स्थापना हुई तो किसके कोलैबोरेशन से हुआ? सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया, क्योंकि हमारे संबंध सोवियत संघ और जो साम्यवादी देश थे उनसे बहुत प्रगाढ़ थे। हमारा झुकाव सोवियत संघ की ओर था, हमारा झुकाव अमेरिका की ओर नहीं था, क्योंकि हम तीसरी दुनिया के देश थे, गरीबी बहुत थी हमारे यहाँ, बेरोजगारी बहुत थी। इसलिए सरकार का उद्देश्य था समाज कल्याण, और निजी क्षेत्र समाज का कल्याण नहीं करते, वेलफेयर नहीं करती है। क्लियर है? उस समय जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव, उनसे नेहरू जी का बहुत अच्छा संबंध था, और बहुत सारा जो आर्थिक विकास का कंसेप्ट हम लोग लिए, वो कहाँ से लिए? सोवियत संघ के। पूरा जो प्लानिंग का कंसेप्ट था योजना का, वो कहाँ से लिया गया? सोवियत। 5 ईयर्स प्लान का जो कंसेप्ट आया, वो हम लोगों ने कहाँ लिया? रूस से। और रूस को हम लोग अपना बड़ा भाई मानते थे, सपोर्टिव होता था। भारत का अमेरिका के साथ कम संबंध खराब होता था तो भारत की तरफ से रूस खड़ा हो जाता था, सोवियत संघ। और चूंकि बहुत बड़ी शक्ति था, महाशक्ति था रूस भी, सोवियत संघ भी, इसलिए अमेरिका कुछ इंडिया को कर नहीं पाता था। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। इसलिए वहाँ देखिएगा रशियन कॉलोनी, HEC में देखिएगा रशियन कॉलोनी, जिस पर बाद में विधानसभा बना।
क्लियर है? और जो तीसरा था ग्रुप वो था थर्ड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, एंड द थर्ड ग्रुप इज थर्ड वर्ल्ड। तीसरी दुनिया। और हमने पहले बताया कि इसमें वही देश शामिल हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होने के पश्चात ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए। अफ्रीका के भी देश थे। ब्रिटेन का तो बहुत बड़ा साम्राज्य था ना। कहा जाता है ना, ब्रिटेन शासन का में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था, कहीं ना कहीं उसका शासन में सूरज का उदय होते रहता था, सनसेट नहीं होता था। तो थर्ड वर्ल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपिंग नेशंस। ये विकासशील देश है जो विकास कर रहे हैं, विकसित अभी नहीं हुए हैं। बाद में बताएंगे दोनों का अंतर। दिक्कत है। बहुत गर्मी है। पूरा गर्मी नहीं आने का कारण ये भी था आपके पास मेरा, कौन झुलसने जाए। लाइट कटा हुआ है। खैर चलिए, पढ़ाई तो त्याग है, पढ़ाई है ना, सेक्रीफाइस है, इसलिए जो इसके महत्व को समझा वही आगे बढ़ा। घर में एसी में सोइएगा तो कभी सफल नहीं होइएगा। आगे बढ़ना है तो समस्याओं का सामना करना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा, कष्ट झेलना होगा। सतत प्रयत्नशील रहना होगा। डेवलपिंग नेशंस में इंडिया आ जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। के वैसे देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए। ऐसे देशों को हम लोग कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? थर्ड वर्ल्ड। इसलिए कि ना तो हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड में थे, ना सेकेंड वर्ल्ड में थे। और थर्ड वर्ल्ड का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा अपना ही देश है, इंडिया। उसको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं रखेंगे, क्योंकि उस पर ब्रिटेन का शासन नहीं था, वहाँ तो राजतंत्र है। बाद में बात करेंगे उस पर। वो अगर पूंजीवादी देश है तो ये सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड के साथ है, वो कैपिटलिज्म है तो फर्स्ट वर्ल्ड के साथ है।
वो तो अभी भी वहाँ राजतंत्र है बहुत सारे खाड़ी के देशों में। अब ये जो देश थे इनके सामने बहुत चुनौतियाँ थी। आज़ाद तो हो गए, फ्रीडम तो मिल गया, मगर क्या हुआ उसके पहले इनका जो अर्थव्यवस्था था पूरी तरह से रूइंड था। रूइंड मतलब एक तरह से पूरी तरह से छत बिछत करके गिर गया था, सब खा पी कर गए। बर्बाद करके। तब इन देशों के समक्ष ये बहुत बड़ी समस्या हुई कि ये कौन से अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाएं। एक तरफ विकास का मुद्दा था कि डेवलप कैसे करना है इकोनॉमी को, दूसरी तरफ देश में बहुत समस्याएं थी, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या। एक समय ऐसा था कि एक तो इंजेक्शन हम लोग नहीं बना पाते थे, अस्पताल नहीं होता था, डॉक्टर्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। वो भी दिन था। तब सरकार के समक्ष चुनौती थी, एक तरफ सामाजिक समस्या का समाधान भी करना है और दूसरी तरफ जो अर्थव्यवस्था रूइंड है, मतलब जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उसको फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है, उसका पुनर्निर्माण। तो भारत ने डिसाइड किया कि हम ना तो पहले वर्ल्ड के साथ जाएंगे ना दूसरे वर्ल्ड के साथ, हम दोनों के बीच सामंजस्य बनाएंगे। एक तरफ अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है, उसके लिए निजी क्षेत्र बहुत जरूरी है, सरकारी सब डूबता है, बताने की जरूरत नहीं, आप देख भी रहे हैं। आप लोग 20 लोग नहीं, यहाँ 200 कुर्सी लगा हुआ है। कोई माने मतलब तो है नहीं। और 200 लगा हुआ है तो फिर 200 बच्चे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किए, ये भी चिंता का विषय है। टारगेट था तो उतने बच्चे क्यों नहीं आए, ये हम लोग के लिए चिंता का विषय है, टीचर्स के लिए भी, कि हम क्या पढ़ा रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो ये भारत ने डिसाइड किया कि नहीं, एक भारत का जो ऑब्जेक्टिव था, लक्ष्य था, वो था कि समाज कल्याण, गरीबी हटाना, बेरोजगारी हटाना, स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करना, लोग मर रहे हैं उनको इलाज देना, बहुत सारे एपिडेमिक महामारी हो जाते थे उन पर नियंत्रण करना, पहले लोग चेचक से कितना मर जाता था, हैजा से कितना लोग, लाखों लाख की आबादी मर जाती थी, कॉलेरा, आज ये सब पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका है। प्लेग, चूहा फैलाता था, ये सब एपिडेमिक्स थे, इससे लाखों लाख लोग मर जाते थे। तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चिकित्सा, स्वास्थ्य। तो एक तरफ था कि भाई जो निर्धन हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अस्वस्थ है, जो अशिक्षित है, उनका कल्याण करना, और दूसरी तरफ था कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना। तो भारत ने एक रणनीति अपनाई, वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर भी होगा, निजी क्षेत्र, और दूसरे तरफ पब्लिक सेक्टर भी होगा। निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी,
उसका उद्देश्य होता है वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। इसलिए कुछ हद तक सरकार ने अर्थव्यवस्था पर अपने नियंत्रण को बनाए रखा। चलिए, आपका टाटा स्टील है, अपना निजी क्षेत्र चलावे, लेकिन हम बोकारो स्टील लिमिटेड खोल के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे, उस क्षेत्र से गरीबी हटाएंगे, वहाँ शिक्षा का विकास करेंगे, क्योंकि सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, नहीं होता था, अब तो सब जगह लाभ ही लाभ है। क्योंकि अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारा क्या होता था, उस समय हमारा ज़्यादा झुकाव किधर था, समाजवाद पर। आज ज़्यादा झुकाव किधर है, सब अंबानी अडानी को दे दो, रेल बेच दो, हवाई जहाज बेच दो, सब बेच दो। आज शहर में देखिए कितना बड़ा अस्पताल खड़ा हो गया है, सरकारी अस्पताल कैसे चलेगा? जितना डॉक्टर है रिम्स का वो वहाँ भी देखता है और फिर आकर के सबको, पेशेंट को अपने यहाँ बुला लेता है। वहाँ अपना नाम कमाया, साल 2 साल के हम रिम्स के डॉक्टर हैं, प्रतिष्ठा मिल गया, उसका अपना खोल करके शुरू कर दिया शोषण करना। तो शुरू में हमारा अर्थव्यवस्था मिश्रित जरूर था, लेकिन हमारा झुकाव किधर था, समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर। अब क्या है, अब हमारा अभी भी मिश्रित है, लेकिन अब झुकाव हमारा कहाँ है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर। इसीलिए हम लोग सब प्राइवेट कर रहे हैं। दो क्षेत्रों को, जो 2 चीज़ों को छोड़कर बाकी भारत में सब कुछ निजीकृत हो चुका है। वो 2 क्षेत्र है, एक एटॉमिक एनर्जी और दूसरा है आपका रेलवे का संचालन। किसी दिन देखिएगा ये अंबानी का ट्रेन, ये अडानी का ट्रेन, प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, ये सब निजीकृत हो चुका है। खाना जो आपको मिलता है उसमें जो बेडरोल आता है, सब निजीकृत है। खाली उसका ऑपरेशन जो संचालन हो रहा है वही सरकारी है। अभी उसकी भी बात चल रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा पोजीशन हुआ है, इसलिए मोदी जी रुक गए। इस बार हार भी मिली है, उसका भी हो सकता है कि उसके चलते भी रुके हुए हों, नहीं तो अगर जीते होते उसी तरह से तो फिर कर दिए रहते। अभी तो मुश्किल है, एक तरफ एक बैसाखी, उधर नायडू है, एक तरफ नीतीश है। अपने तो चलिए नहीं पा रहे हैं, उठिए नहीं पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा अब मौन भी हो गए हैं, लगाम लगा है, नहीं तो बोलने का तो जो मन आया वही बोले। मुंह पर तो नियंत्रण होता नहीं है लोगों को, और पढ़ाई लिखाई तो है नहीं। आप जब एडुकेटेड होते हैं, ड्यूली एडुकेटेड होते हैं, तो बहुत चीज़ सोच कर बोलते हैं। तो आज भी हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन अब हमारा झुकाव किधर है ज़्यादा, पूंजीवाद के। सब कुछ पहले जितना चीज़ सरकारी था अब सब निजी हो गया। 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 17 ऐसे क्षेत्र थे जिनको बोला गया था कि इस पर केंद्र सरकार का एक अधिकार होगा। ऐसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का प्रवेश नहीं हो सकता है। अब 17 में से सिर्फ 2 बच गए हैं, और बाकी सब बोल दिया कि अब निजी आइए, प्राइवेट सेक्टर आइए और बैठाइए और लूटिए। तो जो पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्व इंडस्ट्रीज थे, 17 उद्योग रिजर्व थे, आज वो बच करके रह गए सिर्फ 2। सब कुछ तो प्राइवेटाइज हो गया है। आज बिजली आप लेते हैं, वो आउटसोर्स किया हुआ है, निजी क्षेत्र वाला आता है और आकर के बिल देता है, ले जाता है। सब कुछ आउटसोर्स कर दिया गया है। आगे बढ़े। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था में झुकाव था समाजवाद की ओर। अब मेरा झुकाव किधर है, 1991 के बाद। 1991 के बाद भारत में जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद हमारा इंक्लिनेशन झुकाव हो गया इधर की ओर। क्लियर है। और आइडियोलॉजिकली देखेंगे,
विचारधारा की दृष्टि से तो आज कोई भी देश न तो पूरी तरह से मार्केट इकोनॉमी है, पूंजीवादी, और न ही पूरी तरह से समाजवादी या साम्यवादी है। अब आज का जो अप्रोच है कोई भी देश का, उस व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाती है, उसको किधर जाने से ज़्यादा फायदा है। और आज ये मुद्दा नहीं है कि बाजार अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था या गैर बाजार अर्थव्यवस्था के बीच कैसे विभाजन किया जाए। आज मुद्दा यह है कि कैसे दोनों मिलकर के एक साथ काम करें कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का उन्नति हो, उसका विकास हो जाए। तो आज कोई रिजिड क्लासिफिकेशन नहीं है, न तो हम किसी को पूरी तरह से बोल सकते हैं कि ये मार्केट इकोनॉमी है, न पूरी तरह से नॉन मार्केट इकोनॉमी है। थिंग्स आर क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं, लिखिए। 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 किसी भी, उसी में लिख लीजिएगा नीचे, किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं एवं सेवा मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो हम काम कर रहे हैं ये सर्विस सेक्टर है। किसान जो जा करके खेत में उगा रहा है वो गुड्स है। फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स है। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं ये सर्विस सेक्टर है, ये सेवा है। ये हम सेवा देकर पैसा कमा रहे हैं, कोई वस्तु का उत्पादन तो हम नहीं कर रहे हैं। तो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन सरकार की नीतियों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन सरकार की नीतियों से प्रभावित होती है। नहीं होगा ना? सरकार की नीतियों से प्रभावित होती है। देखिए, कोई समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था
पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली उत्पादन के साधनों को सुना ही नहीं दे रहा है। कोई समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों को नहीं, पारंपरिक रूप से लिखवाए थे ना। कोई समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से उत्पादन के साधनों पोस्ट में कर दीजिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ब्रैकेट में लिख दीजिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों। को नियंत्रित करना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को नियंत्रित करना पसंद करेगी, वुड लाइक टू कंट्रोल। कोई भी समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर निजी संपत्ति नहीं होता है, सब कुछ सरकारी होता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए 4 चीज़ चाहिए। किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं, उसी को बोलते हैं उत्पादन के साधन। जान लीजिए पहले, बाद में आगे पढ़ाएंगे ना, बहुत पढ़ाएंगे। ये 4 चीज़ें क्या हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के? लैंड, ज़मीन चाहिए जिस पर फैक्ट्री बैठाइएगा, कंप्यूटर बैठाइएगा, आकाश में नहीं बैठाइएगा। ज़मीन तो सब चीज़ के लिए ज़रूरी है। भूमि बोलिए, ज़मीन बोलिए, जो बोलिए। दूसरा है श्रम, लेबर चाहिए ना, काम करने वाले लोग। नहीं चाहिए? चाहिए। तीसरा है पूंजी, कैपिटल। ये ज़मीन कैसे खरीदाएगा? ये लेबर को सैलरी कहाँ से मिलेगा? मशीन और प्लांट कहाँ से बैठेगा? क्या चाहिए उसके लिए? पूंजी, अंग्रेजी में कैपिटल। और चौथा जो है वो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। एक साथ आएगा ये, एंटरप्रेन्योरशिप।
इसको बोलते हैं उद्यम या कौशल। स्किल। उद्यम या कौशल का मतलब क्या हुआ कि दिमाग। एक फैक्ट्री चल रहा है, उसमें लैंड ज़रूरत पड़ेगा, लेबर का ज़रूरत पड़ेगा, पूंजी का ज़रूरत पड़ेगा, और उसको किस आइडिया से चलाना है इसके लिए उद्यम या कौशल की ज़रूरत पड़ेगी। उसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। कोई तो ब्रेन देगा ना। क्लियर? उद्यम या कौशल, ये चारों चीज़ जरूरी है किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए। इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था में राज्य या सरकार ये चारों पर अपना ही नियंत्रण रखना चाहती है, तभी ना वो कम दाम में गरीबों को देगी, बेरोजगारों को नौकरी देगी, उसके नियंत्रण में रहेगा। अगर निजी रहेगा तो निजी क्यों देगा? निजी तो भगा देगा, सिर्फ उसको प्रॉफिट चाहिए। क्लियर? क्या बोले हम? सेंटेंस बोलिए। सेंटेंस क्या लिखा है बोलिए। कौन नियंत्रित करना पसंद करेंगे? कैसे करेंगे बता दिए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्या दिक्कत हो रही है? बोलिए। पूंजी, हाँ। कौशल, आइडिया, ब्रेन, कैसे करना है उसको, कैसे चलाना है। करता है ना कोई आदमी, उसमें एमडी रहता है ना, क्या करता है वो? अपना ब्रेन देता है उसमें। क्लियर? नहीं क्लियर हो रहा है? पहले कभी नहीं पढ़े हैं? मेंस इसमें 2 आदमी दिया था, कौन कौन? एक आप दी थी, क्या पढ़ी थी? कौन टुडे? कौन पढ़ाया था इकोनॉमिक्स? किताब? टुडे क्या होता है? सर जो बुक आता है ना, दो चार दिन और रुक के सब समझ में आएगा। ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ना तो ठीक से पढ़िए, नहीं तो हमको बोलिएगा हम चले जाएंगे। आप पढ़िएगा तो हम रुकेंगे, नहीं बोलिएगा तो हम चले जाएंगे, बता दे रहे हैं। एक लाइन का बात, आप समझिएगा तभी हम पढ़ाएंगे, नहीं समझिएगा मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि हम यहाँ पर आकर के इतना मेहनत कर रहे हैं और आपको कोई लाभ ही नहीं हो तो मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। क्या ये क्या करें बोलिए। हम सुबह 5 घंटे हम भूख करके आए हैं अपने क्लास में। समझ में आता है। माइक लगा लें। हरीश जी माइक लगा दीजिए। पंखा का हमिंग बहुत ज़्यादा है, हमिंग बहुत ज़्यादा है। पंखा कम करवा दें, माइक लगवा दें।
दरवाजे खोल दीजिए ना, एसी फैसी का क्या जरूरत है? खिड़की दरवाजे खोल दो। अच्छा तुम लोग भी 3 आदमी यहाँ नहीं आ सकते हो यार, तुम लोग भी तो एकदम, चलो जरा। नहीं सुनाई देता है, मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो किसी की नहीं देगी। हम 200 बच्चों को अपने संस्थान में एक रूम में पैक करते हैं और 200 बच्चों को बिना माइक का पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर जाके देखो मेरा जो लेक्चर आता है कितना लाउड वॉइस रहता है। खोल दो सब। आ जाइए सर। कोई दिक्कत नहीं, कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बढ़िए, आगे नियंत्रण करना पसंद करेगी, फुल स्टॉप। लिखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था यह भी सुनिश्चित करेगी कि उत्पादन और वितरण केंद्रीकृत रूप से नियोजित ब्रैकेट में कर दो सेंट्रली प्लान्ड। सेंट्रली प्लान्ड केंद्रीकृत रूप से नियोजित हो। मतलब प्रोडक्शन भी देखिए, जो समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती थी ना, उसमें एक ही जगह से सारा डिसीजन होता था। वही मॉडल हम लोग इंडिया में लेके आए, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग होता था और पूरे देश में लागू होता था। केंद्र के स्तर पर प्लानिंग होता था, पूरे देश में लागू होता था। तो सेंट्रली प्लान्ड का मतलब है एक ही जगह से प्लानिंग होगा और हर जगह लागू होगा, अलग अलग जगह पर प्लानिंग नहीं होगा। तभी यूनिफॉर्मिटी होगा पूरे देश में, और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का सुनिश्चित होगा कि जिनको चाहिए, जिस मूल्य पर चाहिए उसी मूल्य पर मिले। क्लियर है? पैराग्राफ चेंज कीजिए। दूसरी ओर एक वास्तविक पूंजीवादी या लेसेस फेयर
ब्रैकेट में कर दीजिए LAISSEZFAIRE। इसका मतलब होता है स्वतंत्र बाजार। दूसरी ओर एक वास्तविक पूंजीवादी या लेसेज फेयर अर्थव्यवस्था उत्पादन एवं वितरण के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगी ना। उत्पादन एवं वितरण के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगी और मत के लिखिए, हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन यह अपेक्षा करेगी कि बाजार सामाजिक मुद्दों का निर्धारण करे, बाजार सोशल इश्यूज को डिटरमाइन करे। आज हर कंपनी का एक CSR होता है, शिक्षा के लिए, निर्धनों के लिए रहता है ना, हर कंपनी का। तो सोशल इश्यूज को वो क्या करे, डिटरमाइन करे, निर्धारण करे। ये राज्य जरूर चाहेगी, ठीक है, मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी। अनिल मिश्रा कितना फी ले नहीं ले, ये अनिल मिश्रा का पर्सनल इशू होगा। मार्केट अर्थव्यवस्था ही है कि सरकार या राज्य निर्धारण नहीं कर रही कि हम कितना फी लेंगे बच्चों को पढ़ाने का। ये बाजार निर्धारित कर रहा है कि अनिल मिश्रा का फ़ी कितना होगा इसके कोचिंग का। अगर डिमांड ज़्यादा है तो फ़ी हमारा ज़्यादा होगा, डिमांड घटेगा तो फ़ी घट जाएगा। ऑब्वियस है। लेकिन राज्य और सरकार जरूर चाहेगी बाजार से कि वो सामाजिक मुद्दों का निर्धारण करे। अगर कोई गरीब बच्चा आ रहा है तो उसको पढ़ा दे, ये जरूर एक्सपेक्ट करेगा। जो कमा रहा है उसमें टैक्स पर ठीक ढंग से दे दे ताकि गरीबों के विकास के लिए उसका उपयोग हो सके। क्लियर? देखिए, थोड़ा तो आप लोगों को समझने का प्रयास करना होगा। सरलीकरण के बिल्कुल निम्न स्तर पर जाकर हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब इससे नीचे नहीं जा सकता है। मेरे से तो नहीं होगा, कोई दूसरा टीचर अगर आपको समझा देवे तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा भी दावा है कि अगर हम नहीं समझा पा रहे तो कोई नहीं समझा पाएगा। क्लियर? थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, किताब पढ़िए, थोड़ा सा नोट्स को पढ़िए, टीचर को सुनिए। बढ़े आगे, लिखिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। फिर आज के विश्व में न तो कोई अर्थव्यवस्था, आज के विश्व में न तो कोई अर्थव्यवस्था पूरी तरह बाजार अर्थव्यवस्था है। कोई भी अर्थव्यवस्था न तो पूरी तरह बाजार अर्थव्यवस्था है और न ही पूरी तरह गैर बाजार अर्थव्यवस्था है। क्या? गैर बाजार अर्थव्यवस्था मतलब समाजवादी या साम्यवादी ना, फुल स्टॉप।